जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हमेशा के लिए खत्म करने का, तो मेरे व्यक्तिगत विचार ये थे कि कल को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा हमारे सामने आ भी जाता है तो उसमें कुछ सिद्ध नहीं हो पाएगा। और पहली बात तो आता है, उसमें भी मुझको डाउट था कि क्या सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जनता के सामने आने देगी या उससे पहले कोई संशोधन करके, कोई बिल पास करके, कोई नया कानून बनाकर सभा में उस जजमेंट को पलट देगी पूरी तरीके से। लेकिन अब तक जो संकेत आ रहे हैं उससे यह तो साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा मेरे और आपके समक्ष जल्द ही आने वाला है। चुनाव आयोग ने आखिरकार अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सार्वजनिक कर दिया। इसमें दो तरीके की फाइलें थी। पहली फाइल थी जिसमें किसने किस नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और कितने रुपए का खरीदा, इसकी बात थी। जो दूसरा भाग था इंफॉर्मेशन का, उसमें यह लिखा था कि किस पार्टी ने कौन सी तारीख को कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया है। भुनाया का मतलब कि मान लीजिए उसे मिला, उसने जाके उसका पैसा निकलवा लिया बैंक से, उसका मतलब होता है एक इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाना, अंग्रेजी में जिसको हम लोग रिडीम करना कहते हैं या इन कैश करना कहते हैं। जब आप इन दोनों डेटा को देखेंगे, इन दोनों फाइलों को देखेंगे, आपको ये कहीं नहीं पता चलेगा कि किसने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है। आपको बस इतना पता चलेगा कि इस तारीख को इतना चंदा गया था और इस तारीख को यहां पे इस पार्टी ने अपना इलेक्टोरल बॉन्ड इतने रुपए का भुनाया है। तो फिर आपको पता क्या चला? आप दो तीन चीजें इसमें से निकाल सकते हैं। पहला तो यह कि सबसे ज्यादा रकम किसने भरी है राजनीतिक दलों के पॉकेट में अपने पैसे से। उसमें दो तीन बड़े नाम हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नाम है फ्यूचर गेमिंग नाम की एक कंपनी का, जिसने लगभग 1300 करोड़ का राजनीतिक चंदा भारत में दिया है। इसके अलावा मेगा इंजीनियरिंग करके एक कंपनी है, उसने लगभग 990 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा चढ़ाया है। दूसरा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसको कितना चंदा मिला है। उसका तरीका यह होगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है, कि आपने देखा कि मान लीजिए 5 अप्रैल को एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अब 5 अप्रैल के बाद से जब वो ये बॉन्ड देगा अपने मनपसंद राजनीतिक दल को, तो उस दल के पास 15 दिन होते हैं। तो 5 + 15 20 अप्रैल तक राजनीतिक दल को उस बॉन्ड को भुनाना पड़ेगा, नहीं तो वो उनके पास नहीं आएगा। तो अगले 15 दिन में जिस भी राजनीतिक दल ने 1 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया होगा, अंदाजा लगा लीजिए कि इस आदमी ने उसी दल को ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। अब क्योंकि ज्यादातर कंपनियां हैं और कंपनियां सिर्फ एक एक बॉन्ड नहीं देती हैं 1 करोड़ का, वो एक बार में बड़ी बड़ी रकम देती हैं, तो वहां पे और आसान हो जाता है कि जब आप देखें कि 15-15 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए 1-1 करोड़ के, 15 करोड़, और फिर अगले 15 दिन में किसी एक पार्टी ने लगातार 15 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भुना लिए हैं, तो और आसानी से आपको यह पता चल जाता है कि हाँ, इस कंपनी ने इस राजनीतिक दल को ही चंदा चढ़ाया है। इसमें और क्या बदलाव आए हैं? आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला कि चुनाव आयोग ने पूरा डेटा नहीं दिखाया है। चुनाव आयोग को यह तक बताना था कि किसने किस नाम से किस दल को चंदा दिया है। हमें खाली यह बताया कि इस दल को इतना चंदा मिला है और इसने इतना चंदा दिया है। दोनों को ज्वाइन नहीं किया, दोनों के धागे नहीं बांधे कि किसका पैसा किधर गया है। चुनाव आयोग ने यह रीजन दिया कि देखिए, जितने भी लोगों ने चंदा दिया है उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के लिए हमने ये तय किया कि हम जब सार्वजनिक करेंगे तो हम ये नहीं बताएंगे कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया है डायरेक्टली। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जजमेंट साफ था, हमने जो निर्णय लिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि आपको किस तारीख को वो बॉन्ड खरीदा गया, किस नाम से खरीदा गया, किस तारीख को भुनाया गया और किस राजनीतिक दल ने उस बॉन्ड को भुनाया। ये सारी की सारी जानकारी आपको जनता के सामने रखनी है। तो अगले सोमवार तक ये सारी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो हो गई बात कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक इसमें क्या किया है, क्या बदलाव लाए हैं। अब बात करते हैं कि इससे राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक जो डेटा आया है उससे आप इतना सिद्ध नहीं कर सकते कि सीधे सीधे आप किसी पर भी आरोप लगा दें कि इसने इतना चंदा उठाया है, इसको पकड़ो।
आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि कोई बड़ी माइनिंग कंपनी है तो उसने किस दल को दिया होगा पैसा, जिसकी उस राज्य में सरकार है, जिसकी केंद्र में सरकार है, जिससे उसको फायदा मिला होगा। पर रकम पे आ जाते हैं, किस पार्टी ने कितना चंदा उठाया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से। सबसे ऊपर जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को लगभग 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर 1600 करोड़ लगभग उठा चुकी है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी लगभग 1400 करोड़ उठाई है और चौथे नंबर पर भारतीय राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी ने लगभग 1214 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे उठाया है। पहली बात, केसीआर जिसकी पिछले कई सालों से तेलंगाना में सरकार थी, उनको अच्छा खासा चंदा मिला है कॉर्पोरेट हाउसेस से, उद्योगपतियों से, जो कि जाहिर सी बात है हैदराबाद में इतना उद्योग है, इतना निवेश है, तो वहां पे जिसको भी अपनी बात मनवानी है वो भारी भरकम चंदा कंपनियों से भिजवा देता होगा जो भी सत्ताधारी दल है। और सत्ताधारी दल इतने समय से तो भारतीय राष्ट्र समिति ही है केसीआर की। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, उसको तो इतने सारे उद्योगपतियों ने पैसा दिया ही है, ये साफ है, क्योंकि 6000 करोड़ आम जनता के निवेश से तो नहीं आ सकता है। चंदा हर एक दल को मिला है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम, लेकिन चंदा सबने उठाया है, ये बात साफ है। इस देश में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन इस देश की राजनीति में जो काला पैसा भरा हुआ है उसका साफ साफ यहाँ पे पर्दाफाश हुआ है। ये बात हम सब जानते थे, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा की लिस्ट में देख रहा था कि कैसे 1500 करोड़, 1300 करोड़, 900 करोड़, ऐसी रकम जो मैं और आप अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते, 900 करोड़, वो किसी ने सिर्फ एक राजनीतिक दल को चढ़ावा चढ़ाया है। तो सोचिए उस इंसान की कमाई कितनी होगी, और ये सोचिए कि उस इंसान को कितना बड़ा मुनाफा हुआ होगा कि वो 900 करोड़ का चंदा चढ़ाने को तैयार है। मतलब उसे 2000 करोड़, 3000 करोड़ का मुनाफा सीधे होने वाला था, वरना वो इतनी भारी रकम क्यों चढ़ाता किसी सरकार को। यहाँ पे जिस अडानी की राहुल गांधी बात करते रहते हैं, उस अडानी के मामले में अभी तक कुछ अच्छी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या राहुल गांधी जो इतने समय से आरोप लगाते आए हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पे, क्या उन आरोपों में कोई दम है। मेरे ख्याल से जब और ज्यादा जानकारी सार्वजनिक होगी और हमें पता चलेगा सीधे सीधे कि किसने किसको कब चंदा दिया, उससे यह साफ हो जाएगा कि क्या सचमुच में इस अडानी वाले मामले में कोई दम है भी या नहीं। वो अलग बात है कि राहुल गांधी के खुद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कुछ समय पहले अडानी के साथ ही MOU साइन किया था, लेकिन वो तो सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा है, उसको छोड़ के पीछे हटते हैं, दूसरे मुद्दे पे आते हैं जहां पे आपको यह देखना है कि किस दल को कब पैसा मिला है। उसमें यह भी दिमाग आप सीधे सीधे लगा सकते हैं कि कुछ कंपनियां हैं जिनको जैसे ही उनके ऊपर ED और CBI के छापे पड़ने शुरू हुए, उन्होंने बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए और जमा कर दिए। अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि उन्होंने किस पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड जमा किए हैं, क्योंकि केंद्र में पिछले 10 साल से एक ही पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं उठती कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं और ही चढ़ावा चढ़ाया गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ ठीक है, जहां तक उनकी लाभार्थी स्कीमों की बात है या फिर उनके विकास के प्रोजेक्ट्स की बात है, उनका इस्तेमाल सारी जनता कर सकती है, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो भी इतना, यहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चंदे में भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, 6000 करोड़, इतना पैसा कहां से आता है। आम जनता के पास इतना पैसा तो नहीं है कि अगर वो चंदा चढ़ाए भी भारतीय जनता पार्टी को तो इतना चंदा चढ़ा दे कि 6000 करोड़ मिल जाए। वैसे इस देश में अगर आपकी प्रति महीना जो सैलरी है वो 25,000 है, तो आप चोटी के 10% में आते हैं हमारे देश की जनसंख्या में। ऐसे देश में ये सारा पैसा कहां से आ रहा है? जिस देश में हर तीसरी नीति के लिए सरकार बोलती है कि पैसा नहीं है, हमें उधार लेना पड़ेगा, उस देश में 1300 करोड़ एक एक कंपनियां बस राजनीतिक दल को चंदा दे देती हैं चुनाव के लिए। चाहे आप स्वयं सेवक हों, चाहे आप स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी से हों, चाहे आप किसानों के सबसे बड़े नेता हों, या फिर आप समाजवादी हों,
आज इस देश में नेता बनने के लिए आपके पास एक ठेकेदारी का लाइसेंस होना चाहिए, करोड़ों रुपए होने चाहिए और एक फॉर्च्यूनर सफेद रंग की तो जरूर होनी चाहिए और 4-5 असिस्टेंट जो साथ में घूमे। चाहे समाजवादी विचारधारा के नेता हो या पूंजीवादी विचारधारा के नेता हो या फिर कोई भी हो या फिर आम आदमी हो। अब तो आम आदमी भी इतने पैसे में डूब रहे हैं कि कोई चिंता ही नहीं है बजट की कि पैसे कम ना पड़ जाएं। 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विकसित कर दिया है। आज भारत इतना विकसित है कि गरीब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ का चंदा चढ़ा देता है। प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी चाय बेचते बेचते संघर्ष में निकली, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री इतना सारा पैसा लेके घूम रहे हैं, अब जो चाय वाला 10 साल पहले चाय बेच रहा था वो आज भी चाय ही बेच पा रहा है, क्योंकि उसे इतना समय तो मिला नहीं कि वो पैसा बचा के कुछ और आगे भी उद्योग कर सके। यही परिस्थिति है मेरी और आपकी। चुनाव आयोग कल चुनावों की तारीखें डिक्लेयर करने जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर चुनाव करना कोई आम बात नहीं होती है और निष्पक्ष चुनाव करना वो तो और ही बड़ा संकट है, जो हर बार हम लोग उसे पिछाड़ देते हैं और जीत जाते हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ये मेरा मानना है। हर 5 साल पे आपके पास खाली इतना हक बच गया है कि आप जाके ईवीएम पर बटन दबा सकें। चाहे आप बजरंगबली का नारा देके बटन दबाएं, चाहे आप संविधान का नारा देकर बटन दबाएं, लेकिन आप जिस नेता का बटन दबा रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उस नेता के पास एक फॉर्च्यूनर 15-20 करोड़ फेंकने के लिए और एक सफेद कुर्ता जरूर होगा। और आपके पास वही है जो 10 साल पहले था। अपनी गाड़ी की किश्त, अपने घर की किश्त, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की किश्त, और जहां तक टैक्स की बात है, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो वो भी आपको भरना ही भरना है। अगर आप लाभार्थी स्कीमों का आनंद उठा रहे हैं तो 10 साल पहले भी आप बेबस थे, 10 साल बाद भी सरकार ने आपको बेबस ही रखा है, क्योंकि उंगली से आपने बटन दबाने का हक तो मांग लिया, लेकिन उसी हाथ से नेता का कॉलर पकड़ने का हक आप मांगना भूल गए। बाकी इसके आगे की बात हम लोग अब बाद में करेंगे, जब अच्छे से सारी की सारी जानकारी चुनाव आयोग सार्वजनिक कर देगा। साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि चुनाव में छवि क्या है और किस पार्टी ने क्या चंदा उठाया है और बदले में उस कंपनी का या उस आदमी का क्या मुनाफा कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो को मैं बेहतर कैसे बना सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ उंगली से लाइक बटन दबाने नहीं आए हैं। यहाँ पे अब मेरा कॉलर तो मत पकड़िएगा मेरा, चलिए ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप वीडियो से सहमत हैं, नहीं सहमत है, कैसे हैं। धन्यवाद।